हेलो नीट एक्सपीरियंस। तो कंसेप्ट ऑफ नीट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिसमें आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी मिलेंगे और एनसीईआरटी की हर एक लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे कौन से क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चंस कौन से लाइन से पूछे जाएंगे, इसमें हम एक एक लाइन डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले डबल फर्टिलाइजेशन से पहले हमने एक प्रोसेस देखा था जिसको पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते हैं। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे जो पोलन यहाँ पे लैंडिंग करते हैं ऑन द स्टिग्मा, ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाते हैं। ये पोलन ट्यूब मेल गेमीट को कैरी करते थे और मेल गेमीट को कैरी करके माइक्रोपाइल से ओव्यूल के अंदर इंटर करते थे। यहाँ तक के प्रोसेस को हम पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोलते थे। तो हमने इंट्री तक पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन बोला। यहाँ पे पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में हमने देखा कि जो दो मेल गेमीट है वो फिलीफॉर्म एपरेटस से सिनर्जिड में इंटर करते हैं, जिसको हमने पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन देखा। अब आगे का प्रोसेस जो है डबल फर्टिलाइजेशन, इसको हम शॉर्ट में समझेंगे तो फिर हम उसी डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड में फिलीफॉर्म एपरेटस से इंटर किया और इंटर करने के बाद दो मेल गेमीट इसके साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देते हैं। किसके साइटोप्लाज्म में? सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में दो मेल गेमीट रिलीज हुआ। अब ये दो मेल गेमीट जो हैं वो इनकी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये दो मेल गेमीट जो हैं, एक मेल गेमीट जो है वो एक सेल के न्यूक्लियस की तरफ मूव किया, क्योंकि ये एक का न्यूक्लियस है। तो एक मेल गेमीट जो है वो एक के न्यूक्लियस की तरफ मूव किया और हमें पता है कि एग का जो प्लॉइडी लेवल होता है वो क्या होता है? एन होता है। और हमें ये भी पता है कि जो मेल गेमीट का प्लॉइडी लेवल होता है वो भी एन होता है। तो यहाँ पे एग और मेल गेमीट दोनों मिलके एक डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। इस डिप्लॉयड सेल को बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिससे जाइगोट बनता है सिनगेमी। सिनगेमी हमेशा ध्यान रखना कि जो एग सेल का न्यूक्लियस है और मेल गेमीट है, इसके ही फ्यूजन को सिनगेमी बोलते हैं और सिनगेमी से जाइगोट बनता है। जो दूसरा मेल गेमीट है ये सेंट्रल सेल की तरफ जाता है और हमें पता है सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियाई होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई N+N के फॉर्म में। और जो मेल गेमीट है उसके पास भी मान लो कि जो मेल गेमीट है उसका भी हैप्लॉइडी N होता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि N+N ऑलरेडी सेंट्रल सेल पोलर न्यूक्लियाई का प्लॉइडी है, जो कि हैप्लॉइडी होता है। एंड देन मेल गेमीट मिलके यहाँ पे 3N का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। तो ट्रिपल फ्यूज़न जो होता है यहाँ पे दिख रहा है कि इसमें 3 हैप्लॉइड सेल कंबाइंड होते हैं, इसलिए इसका नाम है ट्रिपल फ्यूज़न, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो प्रोसेस दिखा, एक दिखा सिनगेमी जिसमें कि एक सेल का न्यूक्लियस और मेल गेमीट का न्यूक्लियस कंबाइंड होकर जाइगोट बना रहा है। एंड दूसरा जो ट्रिपल फ्यूज़न हुआ है, ट्रिपल फ्यूज़न एक प्रोसेस है। इस ट्रिपल फ्यूज़न से एक सेल बनता है, जो सेल ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। इसको हम बोलते हैं PEC। तो PEC बनने से पहले PEN बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। अगर पहले बनता है पेन, मतलब कि ट्रिपल न्यूक्लियस बन गया। अब ये न्यूक्लियस कंप्लीट सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं PEC, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसकी प्लॉइडी कितनी होती है? 3N होती है। अब एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं। तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक यूनिक फीचर होता है, आपको पता होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है? एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट होता है। ये यूनिक फॉर फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि आफ्टर इंटरिंग ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिड, सिर्फ किसी एक ही सिनर्जिड से वो इंटर करता है, द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गेमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। याद रखना, साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड में रिलीज होता है। देन वन ऑफ द मेल गेमीट मूव टुवर्ड एग सेल एंड फ्यूज इट न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी। मीन्स कि एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर एक मेल गेमीट जो होता है वो जाइगोट बनाता है और उस प्रोसेस को सिनगेमी बोलते हैं, ठीक है। और जाइगोट जो होता है वो एक डिप्लॉयड सेल होता है। देन द अदर मेल गेमीट मूव टुवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक्चुअल में यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विथ देम टू प्रोड्यूस ए ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम शॉर्ट में पेन भी बोलते हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई से कंबाइंड होकर एक मेल गेमीट क्या बनाता है? पेन बनाता है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, एक सिनगेमी जो कि एग एंड हैप्लॉइड और मेल गेमीट के साथ होता है सिनगेमी, एंड दूसरा प्रोसेस होता है ट्रिपल फ्यूजन जो कि सेंट्रल सेल जो कि N+N के फॉर्म में होता है, उससे मेल गेमीट कंबाइंड होकर ट्रिपल फ्यूजन बनाता है, जिससे पेन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को, एक सिनगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को हम एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double फर्टिलाइजेशन। ये बहुत बार पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, तो ध्यान रखना, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। सिनगेमी से जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड होता है, और ट्रिपल फ्यूजन से पेन बनता है जो कि ट्रिप्लॉयड होता है। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड
दिस इवेंट इज़ यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसी में सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन प्रेजेंट होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। देन द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। ऑब्वियसली बात है, ये जो पेन है, मैंने बताया कि पेन आगे जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, यही आगे डेवलप होके क्या बनाता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाता है एंड डेवलप इनटू द इंडोस्पर्म। और ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है, ये डिवाइड करके इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाइल द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो हमें पता है कि सिनगेमी से क्या बना, जाइगोट बना। तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं कैसे जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो में होता है। देन हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है और क्यों होता है, इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्यों होता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए इंडोस्पर्म क्यों ज़रूरी होता है, हम आगे देखने वाले हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद एम्ब्रियो से एक जो था उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो जैसे कि आप डायग्राम देख सकते हैं, जो सिनर्जिड होता है वो डीजेनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे डीजेनरेटिंग सिनर्जिड दिखाया गया है। देन जो एग सेल है, अब एग सेल तो रहेगा नहीं, अब वहाँ पे मेल गेमिट आ गया, जाइगोट बन गया, तो 2n जाइगोट बन जाता है। देन हमने देखा कि जो सेंट्रल सेल होता है वो n+n होता था, अब मेल गेमिट जो आया, मेल गेमिट के साथ ट्रिपल फ्यूजन हुआ और ट्रिपल फ्यूजन होकर पेन बनाया, और ये पेन जो है वो PEC में कन्वर्ट हो गया। एंड देन जो एंटीपोडल सेल्स थे, यहाँ पे देख सकते हो आप, एंटीपोडल सेल भी जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो एम्ब्रियो सेक है उसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ बचे, एक तो जाइगोट बच गया और दूसरा PEC बच गया। ध्यान रखना कि इस जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है, इस जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के लिए ये जो PEC है, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जिसको बाद में हम इंडोस्पर्म बोलते हैं, ये इंडोस्पर्म बनने के साथ ही ये डेवलप होता है। अगर इंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो ये जाइगोट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जो इंडोस्पर्म है यही जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसी पॉइंट पे यहाँ पे एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं। तो अभी ये हमारा लास्ट स्टेप है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमने देखा था। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम देखने वाले हैं, पहले तो हमने देख लिया डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे, जिसमें कि इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म देखेंगे, देन एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे, देन मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। आपको पता है कि जो पिस्टिल होता है, इस पिस्टिल में एक ओव्यूल होता था, ये जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये हम देखने वाले हैं कि कैसे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा एंड कैसे ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ये सारे इवेंट आते हैं नीट में। ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो इवेंट है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहला इवेंट है इवेंट ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मीन्स इस पॉइंट को आपको केयरफुली ध्यान से समझना पड़ेगा कि इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ही प्रोसीड करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। मतलब कि इंडोस्पर्म अगर नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से नहीं होगा। मीन्स कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जाइगोट को एम्ब्रियो में डेवलप होने से पहले सबसे पहले इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जरूरी है। ये सर्सन रीजन में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों। द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म। तो मैंने अभी बताया था कि पहले क्या बनता है, पेन बनता है। ये पेन क्या बनाता है, PEC बनाता है, आपको ध्यान रखना है। और इस PEC सेल में बहुत बार माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होकर बहुत सारे इंडोस्पर्म बनते हैं। तो बहुत सारे ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे इंडोस्पर्म सेल होंगे सिमिलर टाइप के होंगे तो इसको टिश्यू ही बोलते हैं। तो बहुत सारे इंडोस्पर्म टिश्यू बनते हैं फ्रॉम PEC। देन द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। मतलब जितने भी इंडोस्पर्म टिश्यू होते हैं इसके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और वो फूड मटेरियल आपको पता है कि जो जाइगोट डेवलप होगा इन एम्ब्रियो में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला पॉइंट है आर यूज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा थोड़ा आगे देखेंगे, अभी हम इंडोस्पर्म डेवलपमेंट देख रहे हैं। यहाँ पे जो एक इंडोस्पर्म का जो मोस्ट कॉमन टाइप है डेवलपमेंट का, वो ये है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। मतलब कि आपने अभी देखा कि जो पेन होता था, पेन से क्या बनता था, PEC बनता था, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल से बहुत सारे इंडोस्पर्म टिश्यू बनते थे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे समझना है कि जो मोस्ट कॉमन होता है, पहले पेन बना और इस पेन में ही बहुत सारे माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस में भी सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और बहुत सारे ऐसे फ्री न्यूक्लियर बनाते हैं।
इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर, अभी इस क्यों इसको न्यूक्लियर बोलते हैं, क्योंकि इसके पास अभी सिर्फ न्यूक्लियस है, कोई सेल वाल फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये सेल में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, इसी वजह से इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप में पहले ऐसा होता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये बात, जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट का, उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पहले बनता है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देन उसके बाद फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन जाएगा, तो वो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना है उसमें सब्सिक्वेंटली सेल वार फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। मतलब पहले न्यूक्लियस बनता है, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, और उसके बाद में जाके वो सेल में कन्वर्ट होता है, मतलब सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म हो गए, एक तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म। अगला पॉइंट है द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वैरी ग्रेटली। जो नंबर है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का वो वैरी कर सकता है स्पीसीज टू स्पीसीज, तो ये भी ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वैरी ग्रेटली। ठीक है, डिपेंड करता है ये अलग अलग स्पीसीज। देन द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यूज फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो सबने देखा होगा कि जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं वो एक्चुअल में और कुछ नहीं होता, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो मेडअप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि जो कोकोनट होता है उसमें सराउंडिंग में वाइट कर्नेल भी होता है। ठीक है, तो जो वाइट कर्नेल होता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ध्यान रखना, तो कोकोनट में 2 टाइप्स के एंडोस्पर्म हो गए, जो कि वाटर जो होता है, वाटर होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोकोनट वाटर जिसको बोलते हैं, कोकोनट वाटर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया, और जो कोकोनट का वाइट कर्नेल होता है उसको बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देन एंडोस्पर्म के बेसिस पे एम्ब्रियो का एक टाइप होता है, जिसमें हम देखेंगे कि अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो ने सारे एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, देन यहाँ पे देख सकते हो एंडोस्पर्म में भी आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो ने सारे एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया एनर्जी के फॉर्म में, उसको बोलते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसके एग्जाम्पल्स हैं पी, ग्राउंडनट, बीन्स। देन इट मे बी परसिस्ट इन द मैच्योर सीड, जिसका एग्जांपल है कैस्टर और कोकोनट। मतलब कि अगर मैच्योर सीड में अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, सीड मैच्योर होने के बाद, मीन्स एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने के बाद भी अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, जिसका एग्जांपल कैस्टर और कोकोनट है, उसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। और जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पे कंज्यूम्ड हो जाता है। तो यहाँ एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे स्प्लिट सम सीड, आपको कुछ सीड को स्प्लिट करना है, कैस्टर्ड, पी, बीन, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट, एंड आपको देखना है कि उसमें एंडोस्पर्म है या नहीं है, उस बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है। देन आपको फाइंड आउट करना है वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस और मेज। तो आपको बताना है कि क्या व्हीट, राइस और मेज में एंडोस्पर्म होता है या नहीं है, या फिर कैस्टर्ड, पी, बीन और ग्राउंडनट में। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पी, ग्राउंडनट, बीन में जो होता है वो एंडोस्पर्म नहीं होता है, एंड कैस्टर और कोकोनट में एंडोस्पर्म होता है। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, जो व्हीट, राइस और मेज होता है ये मोनोकॉट्स होते हैं, तो व्हीट, राइस और मेज में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होते हैं। ये आगे हम डिटेल में देखेंगे जब सीड पढ़ेंगे, सीड में कौन सा सीड एंडोस्पर्मिक होता है और कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। तो हमने बहुत सारा खाना बना लिया, मीन्स एंडोस्पर्म बना लिया। एंडोस्पर्म बनाने के बाद एंडोस्पर्म बन गया, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम देखने वाले हैं कैसे होने वाला है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्या होता है, एम्ब्रियो से के माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्या रहता है, एक सेल रहता है। तो इसी वजह से वहीं पे जाइगोट बनेगा, और वहीं पे जाइगोट बनेगा तो माइक्रोपाइलर एंड के पास ही एम्ब्रियो बनता है। देन अगला पॉइंट है मस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है लाइन, क्योंकि ये सर्टेन रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमेशा जब तक सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तब तक जाइगोट का डेवलपमेंट नहीं होगा। मीन्स कि एंडोस्पर्म बनते रहता है, और जैसे ही थोड़ा सा अमाउंट एंडोस्पर्म बन जाता है, जाइगोट का डेवलपमेंट भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। एंडोस्पर्म बनते रहता है, जाइगोट का भी डेवलपमेंट साथ में होते रहता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन पहले होता है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ये बात डिसाइड करता है कि दिस इज एन एडाप्टेशन टू प्रोवाइड एसर्ट न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर मान लो एंडोस्पर्म नहीं रहेगा तो क्या पता एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, हो सकता है कि प्लांट ही नहीं बने। और अगर मान लो कि वो सीड जो है वो उसका आखिरी जनरेशन है, लास्ट जनरेशन है, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लांट या स्पीसीज जो है वो विलुप्त हो जाए। एंजियोस्पर्म के पास एडाप्टेशन एबिलिटी है, जिसकी वजह से आज एंजियोस्पर्म जो है वो मोस्ट एडवांस प्लांट होता है। अगला पॉइंट है थ्रो द सीड डिफर ग्रेटली, कि हमने देखा है कि जितने भी सीड्स होते हैं वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करते हैं, अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग सीड के शेप वगैरह होते हैं, जिसमें कि हमने देखा द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट को, आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन एंड
डाइकोटिलेडन। जो भी मोनोकॉट होता है और डाइकोट होता है, दोनों का जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, वो सिमिलर होता है। वो कैसा होता है हम देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी में एक डायग्राम है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, पहले जाइगोट बना है, ठीक है, ठीक है। अब ये जाइगोट से क्या बना, 2 सेल्ड स्टेज बना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सेल बने हैं। इस 2 सेल से बनता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। आपको ध्यान रखना है, जाइगोट से 2 सेल बना और 2 सेल से बहुत सारे सेल बने होंगे। बहुत सारे सेल बनने के बाद आपको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। देन ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद जो बनता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। तो आपको ये सीरीज याद रखना है, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सिमिलर होता है। ये डायग्राम मतलब कि जो प्रो एम्ब्रियो स्टेज होता है वो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में सिमिलर होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जाइगोट के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर के बाद हार्ट शेप बनता है और हार्ट शेप के बाद मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। मैच्योर एम्ब्रियो में क्या होता है, आपका प्लीम्यूल, कोटिलेडन और रेडिकल। ये हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट का जो मैच्योर स्टेज होता है एम्ब्रियो का, वो कैसा होता है। जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है, अब देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसा होता है। सो ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, जो टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो होता है, कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलेडन। ऑब्वियसली बात है, नाम से क्लियर है, डाइकोटिलेडन। तो इसके पास 2 कोटिलेडन होता है, हैज़ 2 कोटिलेडन एंड 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस। You have to remember it. A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledon. Then the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyle. As you see in this diagram, here the portion of मतलब part जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जो कोटिलेडन के एबव होता है, उसको बोलते हैं इपिकोटाइल। एंड इपिकोटाइल जो होता है, ये आगे फर्दर डेवलप होता है प्लीम्यूल में, और ये प्लीम्यूल ही क्या बनाता है, स्टेम बनाता है, स्टेम फॉर्मेशन करता है। तो आपको ये लाइन याद रखना है, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of dicotyledon is epicotyle which terminate with plumule, और प्लीम्यूल को ही बोलते हैं स्टेम टिप, जो कि स्टेम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। देन द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज हाइपोकोटाइल। जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। एंड हाइपोकोटाइल डेवलप होता है रेडिकल में, और रेडिकल जो होता है इससे डेवलप होता है रूट टिप, ठीक है। और ये रूट टिप जब डेवलप हो जाएगा तो रूट टिप के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में हम उसी पॉइंट को देखते हैं। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज हाइपोकोटाइल दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। देन द रूट टिप इज कवर्ड विथ रूट कैप। आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में रूट कैप क्यों बनता है। तो हमने यहाँ पे देखा, जो मैच्योर टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है, आप डायग्राम में इसको याद रख सकते हो। प्लीम्यूल, हाइपोकोटाइल। प्लीम्यूल किससे बनता है, इपिकोटाइल से बनता है। एंड हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट टिप बनता है, एंड प्लीम्यूल से सूट टिप बनता है। आपको ये ध्यान रखना है। और इसके पास ये 2 कोटिलेडन है, आपको मार्किंग भी याद होनी चाहिए। डायग्राम डायरेक्ट नीट में आ सकता है। अब अगला पॉइंट है, जो मोनोकोट का एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है। तो एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन पोसेस ओनली 1 कोटिलेडन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, मोनोकोट है तो ओनली 1 कोटिलेडन होगा, और इसके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस तो एक होगा ही होगा। मतलब एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस तो कंपल्सरी है। मीन्स कि एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन हैज़ 1 एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 कोटिलेडन। ओके, लेट्स सी इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। ये बहुत बार नीट में पूछा है कि ग्रास फैमिली में जो कोटिलेडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्क्यूटेलम बोलते हैं। ग्रास फैमिली मोनोकॉट होता है। देन दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड, लैटरल साइड में सिचुएटेड होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड में एस्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो है, और मोनोकॉट के एम्ब्रियो में ये जो कोटिलेडन है वो लैटरल साइड में प्रेजेंट होता है, जिसको हम एस्क्यूटेलम बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन है। तो अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन से हम डिसाइड करते हैं कि अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलेडन इज इपिकोटाइल, यहाँ पे इपिकोटाइल है, एंड बिलो द इपिकोटाइल जो and below the attachment of escutellum is called hypocotyle. And as you know, hypocotyle develop radical, and radical is developed into root tip, and root tip is covered by root cap. And there is one change in the monocot root has coleorhiza, and there is also one change in the shoot tip plumule has covered with coleoptile. So you have to remember that then plumule is covered with coleoptile and radical is covered with coleorhiza in monocot embryo. And there is a specific point for coleorhiza. Coleorhiza is
अनडिफ्रेंशिएटेड सीड मीन्स अनडिफ्रेंशिएटेड मीन्स कि हमें पता है कि जो सेल नए नए बनते हैं और नए नए सेल जो बनते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब तक डेवलप नहीं होते उसको अनडिफ्रेंशिएटेड बोलते हैं। तो जो कोलियोराइजा होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। ये भी कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलियोराइजा अनडिफ्रेंशिएटेड होता है या डी डिफ्रेंशिएटेड होता है या रीडिफ्रेंशिएटेड होता है। तो आपको ध्यान रखना है कोलियोराइजा इज अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ होता है। एनसीईआरटी से इस पॉइंट को कवर कर लेते हैं। एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप इनक्लोज इन द अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। आपको ध्यान रखना है कि रूट कैप जो होता है इनक्लोज्ड होता है इन अनडिफ्रेंशिएटेड शीथ जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज इपिकोटाइल। इपिकोटाइल हैज शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्रिमोडिया इनक्लोज इन ए हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो लीफ प्रिमोडिया होता है वो इनक्लोज रहता है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल के बारे में याद रखना है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर होता है और ये भी नीट में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है सीक ए फ्यू सीड इन वाटर, wheat, maize, pea, chickpea, groundnut overnight, then split the seed and observe the various part of the embryo and seed। आपको ऑब्जर्व करना है। और अगला पॉइंट है सीड जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।